वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर से जो आपका पॉपुलर कल्चर हिस्ट्री सेक है और यूनिट 2 में से जो सब हेडिंग डी है मेकिंग ऑफ न्यू पब्लिक, इसमें जो आपके जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं ये आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो एकलव्य स्नातक 1 सर्च मार के आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सब कुछ मैंने आपको करवा दिया है। आज की इस वीडियो को ख़त्म करने के साथ ही हमारा सिलेबस पॉपुलर कल्चर का यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, अ पिक्चर स्पीक 1000 वर्ड्स। एक पिक्चर जो है वो हजारों वर्ड्स बोलती है। इट इफेक्टिवली कॉन्वेज इन अ सिंगल इमेज टू डिसर्निंग ऑडियंस द हिस्टोरिकल, सोशल, जेंडर एंड पॉलिटिकल डायरेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन विच इट ओरिजिनेट्स। एक पिक्चर आपको पूरा सब कुछ दिखा सकती है कि मतलब एक हिस्टोरिकल, सोशल, जेंडर एंड पॉलिटिकल डायरेक्शन सोसाइटी का कैसा है। However, besides acting as visual supplementations of already known ideas in the discourse of political and popular culture, pictures very often act as a catalyst to transform an idea into its practical praxis. सो ऑफ वेरियस आर्ट फॉर्म्स, देखो अलग अलग तरीके की आर्ट फॉर्म्स होती है। पेंटिंग काफ़ी पावरफुल मीडियम है हमेशा से कल्चरल ट्रेडिशन का और ये एक्सप्रेशन का। इट इज़ एसोसिएटेड विद वैल्यूज, बिलीव्स, बिहेवियर ऑफ मैनकाइंड एंड प्रोवाइड्स मटेरियल ऑब्जेक्ट्स टू अंडरस्टैंड पीपल्स वे ऑफ लाइफ एंड देयर थॉट प्रोसेस एंड क्रिएटिविटी। सो अगर सिंपल भाषा में कहें, पेंटिंग हैज बिकम अ ब्रिज टू अवर पास्ट रिफ्लेक्टिंग व्हाट पीपल थिंक एंड वांट टू डिपिक्ट। ठीक है, तो एक तरीके से ये एक ब्रिज की तरह काम करता है हमारे पास्ट में। ठीक है, कि आप देखेंगे कि पेंटिंग हैज बिकम अ ब्रिज टू अवर पास्ट, हमारे पास्ट का एक ब्रिज बन गया है पेंटिंग। रिफ्लेक्टिंग व्हाट पीपल थिंक एंड वांट टू डिपिक्ट। So painting is also a part of tangible material culture where human creations are termed as artifacts and helps in understanding the cultural values. आगे है, कंपेयर टू स्कल्पचर। अगर आप मूर्तियों से कंपेयर करेंगे सो पेंटिंग इज ईजियर टू एग्जीक्यूट एंड दैट इज वाई स्टोन एज पीपल चूज इट एज एन एक्सप्रेशन ऑफ देयर बिलीव्स एंड इमेजिनेशन। बात करें अगर मूर्तियों की तो उससे ज़्यादा कहीं आसान होती है पेंटिंग्स। और इसी को हम अगर देखें तो स्टोन एज के जो लोग थे उन्होंने अपने एक्सप्रेशन के लिए और बिलीव्स को बताने के लिए उन्होंने पिक्चर्स का यूज़ किया था। सो इनफैक्ट पेंटिंग मार्क्स एन एंटायरली न्यू फेज इन द ह्यूमन हिस्ट्री and is regarded as a giant cultural leap. So painting in contemporary Indian literature is also referred as आलेख्य। ठीक है, सो आलेख भी कहा जाता है पेंटिंग को। In other words, it is a medium of expression of artist instinct and emotional, reconciled and integrated with his social expression and cultural heritage. तो ये सारी पेंटिंग की बातें चल रही हैं। तो हमारे सामने एक नाम है राजा रवि वर्मा जी का। ये क्या है? राजा रवि वर्मा ऑफ रॉयल फैमिली ऑफ त्रावणकोर। ठीक है, रिसीव्ड फॉर्मल ट्रेनिंग इन पेंटिंग। इन्होंने पेंटिंग की फॉर्मल ट्रेनिंग ली। बिफोर एंटरिंग द लो प्रोफेशन ऑफ पेंटिंग्स अगेंस्ट हिज फैमिलीज ऑब्जेक्शंस, हिज पेंटिंग्स वर इंस्पायर्ड बाय द विक्टोरियन आर्ट बट वर मोर अकिन टू आर्ट फॉर्म ऑफ द रॉयल कोर्ट। ठीक है, और आगे है, राजा रवि वर्मा अचीव्ड रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, रिकॉग्निशन फॉर हिज डिपिक्शन ऑफ द सीन्स फ्रॉम द एपिक्स। जो इन्होंने सीन्स बनाए महाभारता के, रामायणा के। सो ये काफ़ी ज़्यादा यादगार हैं इनके पोर्ट्रेट्स। और आगे अगर आप देखते हैं, ही अटेंड वाइड स्प्रेड अक्लेम आफ्टर ही वॉन एन अवार्ड फॉर एन एग्जीबिशन ऑफ हिज पेंटिंग एट वियना इन 1873। 1873 में इनको वियना के अंदर अपनी एग्जीबिशंस में अपनी पेंटिंग दिखाने के लिए इनको अवार्ड भी दिया गया। और आगे देखते हैं, popularized in the 19th century and early 20th century, calendar art refers to the mass produced icons and images usually of god and goddesses. So calendar पे आप अगर देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा god and goddesses के images देखने को मिल जाएंगे आपको। and one also saw a sudden surge in images of mythological tales, portraits of national leaders and landscapes being created by artists. So calendar art क्या है? A generic name for a style of popular mass produced prints. ये ऐसी पेंटिंग्स होती हैं मोस्टली इन कलर, ये कलर्ड होती हैं ज़्यादातर। इट इज़ सपोज टू बी एस्थेटिकली प्लीजिंग, काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है देखने में। दीज कैलेंडर आर्ट वर्क्स कैरीड अ कलर सैचुरेशन दैट अपील टू द मासिस विच लेड टू इट्स पॉपुलैरिटी। और कलर और सैचुरेशन इतना अच्छा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पॉपुलर कर देते हैं। द क्रेडिट, ठीक है, द आएगा यहाँ पे, द क्रेडिट for popularizing Indian calendar art
इंडियन कैलेंडर आर्ट को पॉपुलराइज करने में राजा रवि वर्मा जी को क्रेडिट दिया जाता है, जो कि एक आर्टिस्ट थे प्रिंसली स्टेट त्रावणकोर के, जिसको हम आज का आप कह सकते हो केरला भी हो सकता है, ठीक है। और आगे है known to have pioneered calendar art when he set up the first printing press to print his works in Ghatkopar, Mumbai in 1894. So his intention was to encourage the appreciation of artworks by their large scale paintings स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्ली 90, ठीक है। आप अगर यहाँ पे देखोगे कि 19 सेंचुरी से अर्ली से लेकर और जो हमारे 2000 के आसपास का जो टाइम रहा, फॉर ब्रॉड थीम्स दैट वर डिपिक्टेड इन कैलेंडर आर्ट, जो ज़्यादातर जो कैलेंडर आर्ट में दिखाया जाता था वो रिलीजियस थी, पेट्रियोटिक, फिल्मी कैलेंडर हो सकते थे, और लैंडस्केप ज़्यादातर कैलेंडर में दिखाए गए। फिर आगे है द प्रेस reproduced Verma's mythological paintings, और some of the early Indian art calendars demonstrated portraits of आप अगर यहाँ पे देखोगे कि लक्ष्मी जो गॉडेस हैं, द लाइथ शकुंतला, द ब्यूटीफुल दमयंती एंड द harassed साइरहंद्री हाइडिंग हर आइज फ्रॉम द गेज ऑफ कीचक। सो कैलेंडर आर्ट काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था। टेक्निकली द सिंगल पॉइंट परस्पेक्टिव वेयर इन द ड्रॉइंग हैज ओनली वन वैनिशिंग पॉइंट वाज यूज्ड, ठीक है। आगे है Raja Ravi Verma's prints and artworks were a reason due to which gods became accessible to the common man. So राजा रवि वर्मा जी के जो आर्ट वर्क्स थे, ठीक है, वही आप कह सकते हो कि आम आदमी तक ये पहुंच पाए, ठीक है। ज़्यादातर जो भगवान वगैरह के आर्ट जो ये बनाते थे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच टेल्स लाइक द महाभारत रामायण रिगेन्ड अ सेंस ऑफ पॉपुलरिटी, और इन्होंने महाभारत के सीन्स के और इसके अलावा रामायण के सीन्स के जो पेंटिंग्स बनाई वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए। The widespread popularity of calendar art in India impacted individuals deeply and helped bringing in a sense of nationalism and cultural integrity। और इस कैलेंडर आर्ट को जैसे जैसे पॉपुलर होते हुए लोगों ने देखा, काफ़ी ज़्यादा जो है नेशनलिज्म जागा लोगों में। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल कॉमन मोटिव्स इन कैलेंडर आर्ट वर द मदर इंडिया। फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जो कैलेंडर आर्ट में जो ज़्यादातर चीज़ें दिखाई जाती थी उसमें मदर इंडिया दिखाई जाती थी, एंड द ट्रेडिशनल मदर सन ड्यू ऑफ कृष्णा एंड यशोदा, और ज़्यादातर कैलेंडर्स में भगवान श्री कृष्ण और यशोदा जी को दिखाया गया। आगे है इन फैक्ट सम ऑफ द इमेजेस यूज्ड फॉर कैलेंडर आर्ट बिकेम एक्सट्रीमली पॉलिटिकल। कुछ कुछ इमेजेस काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल भी हो चुकी थी, क्योंकि कैलेंडर आर्ट वाज अ ग्रेट मीडियम टू पुट आउट सब्लिमिनल, ठीक है, सब्लिमिनियल messages through its images like a caged parrot being released by a woman which signified liberation from the colonial rule। और ऐसी ऐसी पेंटिंग्स बनाई जाती थी कि पिंजरे से एक तोता निकलता हुआ जा रहा है, जो कि ये बताता है कि कॉलोनियल रूल से कोई आज़ाद हो रहा है। Furthermore, calendar art became a tool for advertising films and theater projects, और कैलेंडर आर्ट को बाद में एडवर्टाइजमेंट के लिए भी यूज़ किया जाने लगा। So the depiction of scenes from religious epics, portraits of national heroines, film stars, ये सारा कैलेंडर आर्ट बहुत फेमस हुआ। और अदर आप देखेंगे अगर इंडियन कैलेंडर आर्ट के पेंटर्स, तो इसमें हैं एस एम पंडित, हेमचंद्र भार्गव, बीजी शर्मा, योगेंद्र रस्तोगी, जेपी सिंगल, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहे अपने टाइम पे। अब आगे डिक्लाइन ऑफ कैलेंडर आर्ट। सो अलाज द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन कैलेंडर आर्ट ग्रेजुअली डिक्लाइन, धीरे धीरे ये इसकी पॉपुलैरिटी कम होती गई। दो द यूज ऑफ लिथोग्राफी ब्रोट अ रेवोल्यूशन इन विजुअल प्रिंट कल्चर, बट इट केम विद इट्स ओन प्रॉब्लम्स एंड डाउनफॉल्स। द स्टेटस ऑफ आर्टिस्ट was gravely affected as cheaply mass produced color prints began flooding the market, and even Raja Ravi Verma, who is considered the pioneer of calendar art and the father of modern art in India, faced the brunt of the overproduction of prints। So print ज़्यादा से ज़्यादा होने लगे। So overall the journey of Indian calendar art is an interesting one। Indian calendar art की जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। So despite being overshadowed by mass production of color prints, calendar art still find its way into the house of prominent art collectors, auctioneers, ठीक है, ऑक्शंस, आर्ट एंथुसियास्ट, ठीक है। तो ये सब इसमें आ जाएगा। आगे है अगर हम देखें, इन इंडिया कैलेंडर आर्ट गेन्ड पॉपुलैरिटी विद द इनिशिएटिव ऑफ राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा की वजह से इनको पॉपुलैरिटी मिली कैलेंडर आर्ट्स को। द फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट इन इंडिया जिनको कहा जाता है। He pioneered the setting up of the one of the earliest lithographic presses in India, and Raja Ravi Verma perfected the Western models of representation and popularized the images of gods and goddesses। और काफ़ी सुंदर, काफ़ी रियल सी इन्होंने इमेजेस बनाई गॉड एंड गॉडेसेस की। एज कैलेंडर्स बिकेम अफोर्डेबल फॉर द जनरल पॉपुलेशन, कैलेंडर ऐसी चीज़ थी कि हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता था। और द प्रिंटर्स डाइवर्सिफाइड देयर थीम्स ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम, ठीक है, और टाइम के अनुसार ये बदलता रहा।
और आप यहाँ पे देखोगे अगर ही पायनियर, ठीक है, यही मेन थे भाई जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा कैलेंडर आर्ट को फेमस किया। दस कैलेंडर्स वंस अ फंडामेंटल आइटम इन एवरी हाउस होल्ड एंड ऑल्सो अ टूल ऑफ मास अपीयरिंग इन वेज ऑफ फ्रेमिंग एंड चेंजिंग पब्लिक ओपिनियन, अ सोशल सिंबल, अ कंपनीज इंटीग्रेटिव गिफ्ट टू इट्स एम्प्लॉयज। ठीक है, सो आप अगर कैलेंडर्स को देखेंगे तो लगभग सभी के घर में होते हैं, और जो कंपनी जो होती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को भी कैलेंडर देती हैं। and in just 2 decades are almost on the verge of being lost in oblivion and becoming a thing of the past like many others which met a swift and due the rapid wave of technological advancement। so टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है लोग मोबाइल में ही कैलेंडर देख लेते हैं, सो कैलेंडर आर्ट धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। एंड कैलेंडर्स नाउ मोस्टली फाइंड देयर वे मोस्टली इन द हाउस ऑफ प्रोमिनेंट आर्ट कलेक्टर्स। ज़्यादातर जो आर्ट कलेक्टर्स होते हैं उन्हीं के घरों में अब ज़्यादातर आपको कैलेंडर देखने को मिलेंगे। अगला टॉपिक है प्रिंट मीडिया, अमर चित्र कथा। इसमें क्या है, एज हैज बीन स्टेटेड अर्लियर देयर इज अ सिग्निफिकेंट कनेक्शन बिटवीन मीडिया एंड कल्चर। मीडिया और कल्चर के बीच में बहुत ही तगड़ा कनेक्शन है। मीडिया प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द शेपिंग ऑफ पॉपुलराइजेशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ एनी कल्चर। किसी भी कल्चर को पॉपुलराइज करने में मीडिया का मेन रोल होता है। अमर चित्र कथा जो कि बहुत ही फेमस नाम है इंडिया का, ठीक है, प्रिंट मीडिया में अमर चित्र कथा वॉज फाउंडेड इन 1967। अनंत पाई ने इसको एस्टेब्लिश किया। इट पब्लिशेस कॉमिक्स, कॉमिक्स को पब्लिश करते हैं अमर चित्र कथा वाले, और ग्राफिक नॉवेल्स, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा माइथोलॉजिकल होती हैं, हिस्टोरिकल भी होती हैं, फोक टेल्स भी होती हैं, उसको ये पब्लिश करते हैं। दीज कॉमिक्स हैव अ मास अपील एंड आर रीड बाय चिल्ड्रन एंड एडल्ट अलाइक। बच्चे से लेके बड़ा हर कोई पढ़ता है। Not only do these comics familiarize the masses with our ancient traditions and culture, they also touch upon several social issues। और ये अमर चित्र कथा वाले काफ़ी सोशल इश्यूज पर भी लिखते हैं, जैसे द स्वच्छ भारत अभियान एक्सेट्रा। सो द कलेक्शन ऑफ फोक टेल्स एंड फेबल्स प्रेजेंट मोरल स्टोरीज फ्रॉम द पंचतंत्र, जातक कथा, ठीक है, और हितोपदेश एंड आर क्रिएटेड टू हेल्प चिल्ड्रन लर्न एंड रेस्पेक्ट वैल्यूज। सो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। These storybooks depict characters and scenes showcased in moral stories for children to relate to। बच्चों के लिए इसमें moral stories डाली जाती हैं ताकि बच्चे इस चीज़ को समझें और कुछ सीखें। अगला टॉपिक है हमारा सिनेमा। सिनेमा के अंदर कैसे फैमिली का कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है, जेंडर का कॉन्सेप्ट होता है, मैरिज का कॉन्सेप्ट होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इन इंडिया जो यहाँ पे अगर आप वर्ड जॉइंट फैमिली अगर आप देखते हो, अरेंज मैरिज, डोवरी, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं, Dowry are shorthand references to a wide spectrum of social norms that apply almost universally throughout the country regardless of religion। ये हमें वर्ड सुनने को मिल जाते हैं। Living as a joint family is generally understood to be 3 or 4 generations living under one roof। joint family का मतलब है 2-3 जनरेशन साथ रहती हैं, दादा परदादा पोते बेटे सब एक साथ रह रहे हैं। वाइल न्यूक्लियर फैमिली जो है वो क्या है कि भाई छोटी मोटी फैमिली 2-3 लोग जो है वो आपस में रह रहे हैं। एंड आप अगर आगे देखेंगे, न्यूक्लियर फैमिलीज आर इंक्रीजिंगली द नॉर्म इन द मेट्रोज। द जॉइंट फैमिलीज ऑफर्स प्रोटेक्शन ऑफ वेल्थ एंड प्रॉपर्टी फॉर लार्ज बिजनेस फैमिलीज, former royal and aristocratic families, and a scale of economy for poorer rural families, agricultural workers and less socially advantaged urban families। These families are generally headed by a strong patriarch, ठीक है, and involve compromise and tempting of individual desires from each members and male और आगे देखते हैं हम क्या है। अरेंज्ड मैरिजेस जो है सीन इन द वेस्ट एज पेक्यूलियरली इंडियन, ब्रिंग टुगेदर टू पीपल ऑफ कॉमन बैकग्राउंड, कास्ट एंड इंटरेस्ट, ठीक है। अरेंज मैरिजेस हमें मूवी में देखने को मिल जाती हैं इन कॉन्ट्रास्ट टू लव मैरिजेस विच बिगिन विद रोमांस एंड लव। और यही लव मैरिजेस क्या है कि आपकी लव के साथ स्टार्ट होती हैं। इट इज़ अज्यूम्ड दैट लव विल फॉलो आफ्टर एन अरेंज्ड मैरिज, और लव मैरिज को ही आगे भी अरेंज मैरिज कर दिया जाता है। ट्रेडिशनली सच अ मैरिज इज अ मच अ यूनियन ऑफ टू फैमिलीज, दो फैमिलीज आपस में मिल जाती हैं। हाई वैल्यू इज प्लेस्ड ऑन चैस्टिटी एंड द वर्जिनिटी ऑफ ब्राइड्स इज अज्यूम्ड। अ विमेन्स प्योरिटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन अर्बन मेट्रो एरियाज वेयर यंग वुमेन एंड मैन स्टडी एट यूनिवर्सिटीज। और शहरों में यूनिवर्सिटीज में लड़का लड़की साथ पढ़ते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं साथ में काम करने की। अरेंज मैरिजेस आर बिकमिंग लेस कॉमन, और अरेंज मैरिजेस अब कम होती जा रही हैं। मेट्रो एरिया यंग पीपल इंक्रीजिंगली टेंड टू चूज देयर ओन मेट्स। और ज़्यादातर जो मेट्रो एरियाज़ यानी कि जो शहरी इलाके हैं वो खुद ही अपनी जो मेट्स हैं उनको वो पसंद कर लेते हैं और फिर आगे शादी करते हैं।
In recent years, the biggest hits of Hindi popular cinema have all had a big marriage scenes. और बहुत सी इंडियन सिनेमाज में आपको देखने को मिल जाएगा मैरिज सीन्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और ऑडियंसेस बोथ इन इंडिया and abroad are fascinated by spectacular depictions of the traditional marriage as well as the modern urban one popularizing traditional rituals। और इसमें काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ में ये भी दिखाया जाता है कि लव मैरिज को बाद में अरेंज करके और ट्रेडिशनल रिचुअल्स को भी फॉलो किया जा रहा है, पंजाब वगैरह में दिखाए जाते हैं सीन। सो फॉर स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स विशिंग टू बेटर अंडरस्टैंड मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, आप अगर पॉपुलर फिल्म्स को देखते हैं तो आपको फैमिली अच्छे से पता चल जाएंगी। अ डीपर लुक एट द फिल्म्स गोज बियॉन्ड द मैरिज रिचुअल्स एंड प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू फैमिली स्ट्रक्चर, और आपको फैमिली स्ट्रक्चर भी अच्छे से पोर्ट्रेट होके दिखता है। जैसे मदर इंडिया यहाँ पे दिया हुआ है, द लैंडमार्क 1957 फिल्म महबूब, मदर इंडिया, film of Mehboob, मदर इंडिया लेड बेंचमार्क फॉर द आइडियल वाइफ राधा। और एक आइडियल वाइफ कैसी होनी चाहिए वो बताया जाता है। द हीरोइन इज प्रेजेंटेड एज अ विमेन ऑफ द सोइल, और मदर इंडिया की तरह उसको दिखाया गया। हर क्वालिटीज ऑफ फोर्टिट्यूड एंड सेक्रीफाइस, कैसे वो सेक्रीफाइस करती हैं दिखाया गया। एज अ न्यू ब्राइड राधा एज्यूम्स हर वाइफली ड्यूटीज, और जो भी एक पत्नी के धर्म को अपन जो मतलब फॉलो करना होता है वो सब राधा करती है इसमें, जो मदर इंडिया है वो करती है। और इसके अलावा सारा काम करना, साफ सफाई करना, और इसके अलावा अपने हस्बैंड के पैरों की मसाज करना जब तक वो सो ना जाए तो, और फिर अपने बच्चों को पालना, ये सब ये करती हैं। इट इज़ इंडीड अ रियलिस्टिक डिपिक्शन, और काफ़ी असली ये दिखाया जाता है कि शी नॉट ओनली टेक्स केयर ऑफ द हाउस होल्ड कोर्स, और बाद में आप देखेंगे कि लुक्स आफ्टर हर मदर इन लॉ, अपनी सासू जो हैं मतलब जो उनकी सासू माँ हैं उनका भी ध्यान रखती है, हस्बैंड का भी ध्यान रखती है, बच्चों का भी ध्यान रखती है, खेती भी करती है। सो ये सब है। राधा इज द आइडियल वाइफ, मदर डॉटर इन लॉ, बहू भी है अच्छी, एक वाइफ भी है, ठीक है, और एक माँ भी है। और शी प्रिजर्व्स हर चेस्टिटी व्हेन इट इज अंडर थ्रेट एंड रिटेन्स द प्योरिटी ऑफ हर वुमेनहुड। अल्टीमेटली राधा द मदर इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू किल हर ओन सन, सेक्रीफाइसिंग हर ओन हैप्पीनेस इन द प्रोसेस व्हेन हिज एक्शंस थ्रेटन टू कम्युनिटी। और जब उसका बेटा ही जब डाकू बन जाता है, ठीक है, तो वो अपने ही बेटे को मार देती है। द सेल्यूलोइड राधा epitomizes the ideal of Indian womanhood, rural or urban, and this role model continues to remain very strong in popular imagination and depictions of women in Hindi film। फिर है अरेंज वर्सेस लव मैरिज। DDLJ इज द लव स्टोरी ऑफ टू इंडियन यंगस्टर्स। DDLJ अगर आपने देखी हो, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये एक दो इंडियन यंगस्टर्स की कहानी है, राज और सिमरन की। बोथ रेज्ड इन द यूके, दोनों इंग्लैंड में ही पले बड़े हैं। हु फाइंड ईच अदर इंडिपेंडेंटली। बलदेव सिंह जो कि सिमरन के पापा हैं अपीयर्स इन द फर्स्ट सीन फीडिंग पिजन्स, और पहले सीन में दिखाया जाता है कि वो कैसे कबूतरों को फीड कर रहे होते हैं, और यहीं पे उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया। ही हैज़ अदर प्लान्स फॉर सिमरन हैविंग प्रोमिस्ड हर इन द मैरिज टू द सन ऑफ हिज चाइल्डहुड फ्रेंड इन पंजाब, और वो अपने पंजाब के बचपन के दोस्त को वादा करके बैठेंगे सिमरन की शादी उसी के लड़के से होगी। दो डिससेटिस्फाइड सिमरन एक्सेप्ट दिस अरेंजमेंट एज दिस द इंडियन वे, राज डज नॉट, राज नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता, और एंड फॉलोज द फैमिली टू द इंडिया, और उसकी फैमिली को इंडिया तक फॉलो करते हुए आ जाता है। वेयर ही इंसर्ट्स हिमसेल्फ इनटू द ब्राइड ग्रूम्स फैमिली वाइल ट्राइंग टू बी फ्रेंड एंड इम्प्रेस सिमरन्स फादर, और वो सिमरन के फादर को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है शाहरुख खान इसमें। वाइल द वेडिंग प्रिपरेशंस अंडर वे, सिमरन contrives to avoid all the pre-nuptial rituals that would bind her to her betterhood, so who is portrayed as an unworthy character। As Simran and Raj steal precious moments alone in the bountiful fields of the Punjab। खेतों में काफ़ी अच्छा सीन दिखाया जाता है इसमें। फिर उसके बाद है सिमरन सजेस्ट दे एलोप, सो राज विल नॉट एग्री टू मैरी हर विदाउट द ब्लेसिंग ऑफ हर फादर, सो एंड रिन्यूज हिज एफर्ट्स टू विन हिम ओवर, और वो दोबारा से कोशिश करता है सिमरन के पापा को मनाने की। Even when Simran's mother, a victim of tradition herself, having lost out an education to further that of her male siblings and subsequently married off as her father thought best. So after seeing her daughter breaking her Karwa Chauth fast with Raj, suggests to the young couple that they elope with her assistance. So Raj does not agree, Raj बिल्कुल नहीं मानता। He will marry Simran only when her father, वो जब ही मानेगा जब सिमरन के पापा मान जाएंगे भाई। तो ये सब चल रहा है। मोर देन अ डिकेड लेटर 2007 में एक मूवी आती है नमस्ते लंदन, विद अ पोस्टर बायलाइन डिस्क्राइबिंग इट एज ब्रिटिश ब्रैट मीट्स अ पंजाबी बॉय, so touched a chord of audiences around the globe, so repeated once again
इज द थीम ऑफ ब्रिटिश बोर्न इंडियन गर्ल। यहाँ पे ब्रिटिश बोर्न एक इंडियन गर्ल है जिसको जसमीत कहा जाता है, जैज भी कहा जाता है, और शादी करने के लिए इंडिया लाया जाता है अगेंस्ट हर विल, उसकी इच्छा के अगेंस्ट। पंजाबी बॉय, एक पंजाबी बॉय अर्जुन है, ठीक है, वो इज पोर्ट्रेट एट फर्स्ट ग्लांस एज समवॉट ऑफ अ कंट्री बम्पकिन। सो जैज सोल एम इज टू रीयूनाइट विद एंड मैरी हर ब्रिटिश बॉयफ्रेंड चार्ली ब्राउन, लेकिन वो चाहती है अपने ब्रिटिश बॉयफ्रेंड से शादी करना। She tricks Arjun into going with her to London after going through the wedding rituals but without consummating the marriage. So in the end we see the trump of Indian values as Charlie Browns reveals himself to be unworthy, और Charlie Browns वो कहते हैं कि भाई मैं नहीं हूँ मतलब इतना ज़्यादा अच्छा, he is a racist, snobbish and feels insulted when denied premarital sex. So in contrast to Arjun, अर्जुन काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है उसकी, जबकि चार्ली ब्राउन बिल्कुल नहीं करता लड़की की रिस्पेक्ट। व्हेन अर्जुन फाइनली विंस हर ओवर ही टर्न्स आउट टू बी एन इंग्लिश स्पीकिंग सोफिस्टिकेट, और वो फिर बाद में वो अच्छी खासी इंग्लिश बोल लेता है। फिर है जॉइंट फैमिली। सो द नेक्स्ट टू फिल्म्स हम साथ साथ हैं एंड कभी खुशी कभी गम, ये हमें जॉइंट फैमिली के बारे में दिखाती है। हम साथ साथ हैं इज अ स्टोरी ऑफ अ जॉइंट फैमिली हुज थ्री सन्स लिव हैप्पीली विद देयर पेरेंट्स, और इसमें ये बताया जाता है कि जो अपने पेरेंट्स के साथ तीन जो लड़के हैं वो रहते हैं और साथ में काम करते हैं। द वीमेन इन हम साथ साथ हैं आर वेल ड्रेस्ड एंड गो अबाउट देयर हाउस होल्ड ड्यूटीज, अपने घर के काम करती हैं। दीज ड्यूटीज मेनली सेंटर अराउंड सर्विंग मील्स टू देयर हस्बैंड्स और फैमिली का ध्यान रखना। द एल्डेस्ट सन इज मैरिड एंड अ गुड पार्ट ऑफ द फिल्म इज डिवोटेड टू द मिडल ब्रदर्स वेडिंग, और इसमें यही बताया जाता है कि जो मिडल ब्रदर की वेडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है इसमें। मैरिड सिस्टर ऑल्सो लिविंग इन सिमिलर जॉइंट फैमिली अटेंड्स हर ब्रदर्स वेडिंग, और वो भी आती है। आफ्टर द वेडिंग द मदर सेंड्स अवे द एल्डेस्ट सन एंड हिज वाइफ, ठीक है, और जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि कैकेयी जी जो भेजती हैं, ठीक है, राम जी को, ऐसे ही अपने बड़े बेटे को उसकी वाइफ के साथ भेज दिया जाता है बाहर इन ऑर्डर टू सिक्योर द फ्यूचर फॉर हर ओन सन्स, अपने बेटों का फ्यूचर बचाने के लिए। विद देयर डिपार्चर द फॉर्मर हैप्पी होम डिजोल्व इनटू अ ग्लूमी वन, जो पहले एक टाइम पे अच्छा घर हुआ करता था वो अब दुख से भर गया। The gloom descends into despair with the news that the daughter and her husband are sent away from their family home and business. फिर आगे है the eldest brother helps the ousted couple resettle and eventually the family is reconciled when the mother relents her unfairness, joy returns, वापस से जब ये सब लोग मिल जाते हैं खुशियाँ वापस आ जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम द रिचुअल्स ऑफ द वेडिंग सेरेमनी हम साथ साथ हैं डिपिक्ट्स द पिवोटल रोल ऑफ द मदर, मदर का रोल भी यहाँ पे दिखाया गया है। filial loyalty and the sacrifice of individual pleasures for the greater good of the family are shown as noble actions. सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे कभी खुशी कभी गम, ठीक है, कभी खुशी कभी गम K3G, इसमें एक से एक स्टार हैं, जॉइंट फैमिली दिखाई जाती है। राहुल जो कि अडॉप्टेड सन है रायचंद फैमिली का, अगेंस्ट हिज फादर्स विल मैरिज अंजलि, ठीक है, और ये अंजलि से जो है शादी करना चाहता है यहाँ पे अ गर्ल ऑफ लेसर सोशल स्टेटस, जिसका सोशल स्टेटस काफ़ी अच्छा नहीं है। हर एंड हिज फादर डिजोन्स हिम, और उसका जो फादर है वो नहीं मानता भाई। हिज मदर नैना रिमेन्स सपोर्टिव, नैना जो है उसकी मदर सपोर्ट करती हैं, बट हैज़ टू स्टैंड बाय हर हस्बैंड, और अपने हस्बैंड की बात उससे अल्टीमेटली माननी पड़ती है। सो राहुल लीव्स द फैमिली होम फॉर इंग्लैंड, राहुल चला जाता है इंग्लैंड विद अंजलि हर सिस्टर पूजा एंड हिज फैमिली दाई, ठीक है, ये सब लोग चले जाते हैं। हिज नैनी हु रेज्ड हिम एंड टू हुज केयर नैना entrust दिस ब्रेकवे फैमिली यूनिट इन इंग्लैंड, दे हैव अ हैप्पी इंडियन होम, इंडियन होम जो है काफ़ी अच्छी फैमिली की तरह वो इंग्लैंड में रहते हैं। एंड रेज देयर सन यंग सन विद इंडियन वैल्यूज़, अपने बच्चे को भारतीय संस्कार सिखाते हुए बड़ा करते हैं। और द व्यूअर इज गिवन अ सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस ऑफ फैमिली, पर फैमिली की एक कमी महसूस होती है विद द लैक ऑफ द फैमिली एल्डर्स, क्योंकि एल्डर्स नहीं होते। इन इंडिया द रायचंद होम इज स्ट्रेन्ड एज नैना गोज अबाउट हर वाइफली टास्क ग्रूडिंगली, ठीक है, ग्रूडिंगली मेकिंग क्लियर हर हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस एट द पैट्रियार्क्स डिसीजन टू सेंड अवे देयर ओल्डर सन, काफ़ी ज़्यादा दुखी रहते हैं कि ये क्यों ऐसा फैसला ले लिया। With the departure of Rahul and his bride, the Raichand home becomes dark and unhappy. और जब ये इनका डिपार्चर हो जाता है तो उसके बाद जो ये रायचंद होम होता है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाता है, दुख से भर जाता है।
As the grandmothers whisper for the return of their grandchildren, Nana does not agree with her husband's decision to disown his son but feels powerless to overrule him. So Rahul and Anjali's home in England is happier one. राहुल और अंजलि का घर काफ़ी अच्छा है, यंग लोग हैं सारे, Pooja and later Rohan adding some zest while Dai plays the role of the family elder. और दाई जो है वो एल्डर की तरह होती हैं. Eventually the young son Rohan brings about reconciliation with the collaboration of Pooja, और ये चाहते हैं कि वापस से सब मिल जाएं. जॉय रिटर्न्स एज द फैमिली इज रीयूनाइटेड, खुशियाँ वापस आ जाती हैं जब फैमिली मिल जाती है. नैना वंस अगेन परफॉर्म्स हर वाइफली रिचुअल्स, नैना वापस से अपने जो पत्नी के जो रिचुअल्स होते हैं वो करने लगती है और वापस से वो आ जाती है. फेट ऑफ एल्डरली, बागबान अगर आप यहाँ पे देखोगे फोकसिस ऑन द ब्रेकडाउन ऑफ द जॉइंट फैमिली एंड इट्स अकम्पनिंग वैल्यूज. ब्रेकडाउन दिखाया गया है जॉइंट फैमिली का. अपॉन रिटायरमेंट फ्रॉम हिज कंफर्टेबल बैंक जॉब, अपनी बैंक जॉब से रिटायरमेंट के बाद राज मल्होत्रा एंड हिज वाइफ पूजा डिसाइड टू लिव विद एनी वन ऑफ देयर 4 सन्स. और ये राज मल्होत्रा और पूजा डिसाइड करते हैं कि अपने 4 में से किसी एक के साथ वो रहेंगे, ठीक है, whom they lavished education and privilege to the point they are now unable to support themselves in retirement. So it turns out that none of the sons of their families welcome this, so they devise a plan to each keep one parent on rotational basis. So ये माना जाता है कि जो दोनों पेरेंट्स हैं उनमें से एक एक करके जो है रोटेशनल बेसिस पे जो है बच्चे उनको रखेंगे. राज एंड पूजा are pained at this suggestion but decide to live with the separation, enduring much mistreatment at the hands of their sons. फिर आगे है फाइनली द रिटायर्ड एलोप, ठीक है, एलोप फॉर्चुनेटली दे आर गिवन रिफ्यूजी बाय देयर एडोप्टेड फिफ्थ सन. पर इनको जो उनका एडोप्टेड सन होता है सलमान खान इस मूवी में वो ही इनको रखता है. whom they helped with education, जिसको उन्होंने एजुकेशन दी थी, ठीक है. Meanwhile, during his unhappy months of separation from his wife, राज पब्लिशेज अ बुक दैट विंस हिम पॉपुलैरिटी. राज की जो बुक है वो काफ़ी उसको पॉपुलर कर देती है और सक्सेस भी उसको दिला देती है एक ऑथर के रूप में. हिज 4 सन्स कम फॉरवर्ड टू शेयर इन दैट ग्लोरी बट द ओल्डर कपल नाउ रिकॉग्नाइज द अपॉर्चुनिस्टिक नेचर ऑफ देयर रियल सन्स. फिर है टिपिकल सीन्स, ठीक है, टिपिकल सीन्स ऑफ हर लैक ऑफ केयर शो द डॉटर इन लॉ अ स्मार्ट लविंग सिटी गर्ल नॉट सर्विंग राज हिज मॉर्निंग टी और ब्रेकफास्ट इन कॉन्ट्रास्ट टू द लविंग मैनर इन विच हिज वाइफ ऑलवेज सर्व्ड हिम टी. सो ऐसा नहीं हो रहा होता उसके साथ. सो राज befriends the owners of a cafe nearby, कैफ़े के जो मतलब उनके घर के पास में कैफ़े है वहाँ पे वो दोस्त बनाता है. who give him company and feed him during the day, जो उसको कंपनी भी देता है. the young couple don't give him spending money or fix his broken reading glasses as their priority is to buy their son sporting equipment. And in the other son's home, Pooja stays in the maid's quarter after she agrees to take on the household chores for the son's family. और फिर उसके बाद अगर आप आगे देखेंगे, शी प्रिपेयर्स मील्स फॉर एन अनएप्रिशिएटिव फैमिली एंड वॉचेस विद कंसर्न द एरेंट बिहेवियर ऑफ देयर टीनेज डॉटर. और बिहेवियर अच्छा नहीं होता इनकी डॉटर का. who never addresses her grandmother directly but refers to her in the third person even while she is in the room. सो भाई मतलब बहुत ही एटीट्यूड में रहती है. पूजाज मिनिस्ट्रेशंस आर कंस्ट्यूड एज इंटरफेरेंस एंड हर सन हैज हार्श वर्ड्स फॉर हर. शी इज टोल्ड टू कीप आउट ऑफ देयर अफेयर्स. इवेंचुअली शी प्रूव्स हर वर्थ एज शी गिव्स हर ग्रैंड डॉटर फ्रॉम अ नेस्टी बॉयफ्रेंड. सो उसके बाद आगे है अगर आप देखेंगे पॉपुलर हिंदी सिनेमा अगर आप देखते हैं तो आपको पूरा फैमिली का, जेंडर का, जॉइंट फैमिली, अरेंज मैरिज, लव मैरिज, चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट, सब कुछ देखने को मिल जाएगा पॉपुलर इंडियन मूवीज़ में. सो यही इस चैप्टर में बताया गया था. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें. जय हिंद, जय भारत. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें.